नमस्कार सभी बच्चों को। आपको पता है बच्चों, आपका सीटेट का एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना। देन उसके बाद डीएसएसबी या केवीएस कोई सा भी एग्जाम आए, ओवरऑल जितने भी टीचिंग एग्जाम है उसमें आपसे जीन पियाजे से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। और जीन पियाजे को हम इस बार अच्छे से पढ़ेंगे। इन्होंने डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, इसके बारे में आपको पता ही है। साथ में एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे जीन पियाजे है वैसे ही आपके कोहलबर्ग है और वैसे ही आपके वाइगॉस्की है। ये तीनों ही एक ही स्कूल फॉलो करते हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट को हिंदी में आपका कहते हैं संरचनावाद। कंस्ट्रक्ट या रचनावाद का मतलब होता है कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर है। वो जैसे जैसे इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होता जाता है वैसे वैसे उसके सीखने का दायरा बढ़ता जाता है। यही बात जीन पियाजे ने कही है, यही बात कोहलबर्ग ने कही है, यही बात वाइगॉस्की ने कही है। भले ही जीन पियाजे की थ्योरी का नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, कोहलबर्ग की थ्योरी का नाम मॉरल डेवलपमेंट हो, या वाइगॉस्की की थ्योरी का नाम सोशल कल्चर थ्योरी हो, तीनों में बात सेम है। तीनों ने बायोलॉजिकल मैच्योरिटी में कॉग्निटिव मैच्योरिटी की बात करी है। और कॉग्निटिव मैच्योरिटी उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है और बच्चे के सीखने का दायरा भी बढ़ता जाता है। तो हमें बच्चों के सीखने के दायरे को बढ़ाने के लिए उन्हें वैसा ही इन्वायरमेंट देना पड़ता है। चलिए यहाँ पे हम पहले बात करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी की। जीन पियाजे की थ्योरी में हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस और दूसरा कॉग्निटिव प्रोसेस की। कॉग्निटिव प्रोसेस 4 है। पहला है स्कीमा, दूसरा है एसिमिलेशन, तीसरा है अकोमोडेशन और चौथा इक्विलिब्रेशन। आइए देखते हैं इसको। पहले बात करते हैं मेंटल स्ट्रक्चर। मेंटल स्ट्रक्चर है क्या? व्हेन ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर व्हाटएवर ही सी अकॉर्डिंग टू हिज इंटेलिजेंस हिज मेंटल स्ट्रक्चर इज फॉर्म एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रीवियस नॉलेज। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद वो अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी देखता है, सुनता है, समझता है, उसी के आधार पर उसके स्कीमा का निर्माण होता है। ये प्रोसेस यूनिवर्सल है। आप कह सकते हैं जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है उसी से ही हमारा स्कीमा बनता है। छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है अभी, तो उसका सीखने का दायरा भी क्या होगा बेटा? बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे बच्चा जो कुछ देखेगा वही सीखेगा। तो एग्जाम्पल, यहाँ पे हम बच्चों को अल्फाबेट सिखाते हैं। स्टार्टिंग में क्या सिखाते हैं बेटा? अल्फाबेट सिखाते हैं A to Z तक। देन हम स्कीमा पे आते हैं। जब हम बच्चों को A to Z सिखाते हैं, एक अल्फाबेट के टेबल को फॉलो करते हैं जिसमें हम कहते हैं A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish। यही बच्चे का स्कीमा बन जाता है कि A से जो वर्ड होगा वो एप्पल ही है, B से जो वर्ड होगा वो बॉल ही है, C से जो वर्ड होगा वो कैट ही है और D से जो वर्ड होगा वो डॉग ही है। इसे हम स्कीमा कहते हैं। क्योंकि बच्चे ने मेंटल स्ट्रक्चर में अपने एप्पल देखा है तो बच्चा आराम से उसे कोरिलेट कर लेगा। बी से उसने बॉल देखा है, आराम से कोरिलेट कर लेगा। सी से कैट देखा है, डी से डॉग देखा है। आपने भी जब अल्फाबेट की टेबल याद करी होगी तो आपको यही वर्ड रटवाए गए होंगे। तो कहने का मतलब ये है, स्कीमा वही है जो आपके मेंटल स्ट्रक्चर में डाला जाता है। यहाँ पे सीखने का दायरा कम है। यहाँ पे अगर आप बच्चे से कहेंगे A फॉर एप्पल, A फॉर अमेरिका, तो बच्चा बोलेगा नहीं, A फॉर एप्पल ही होता है, A फॉर अमेरिका नहीं होता। उसका रीजन सिंपल सा है, बच्चे की उम्र ही बहुत ही कम है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अभी इतना नहीं हुआ कि वो ए से मल्टीपल वर्ड याद रख सके। जो उसको आप टेबल में याद करवाइएगा बच्चा वो याद करेगा, जो बच्चों को आप दिखाइएगा बच्चा उससे कोरिलेट करेगा। एक वर्ड है आपका एसिमिलेशन। जब आप जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो 90% स्टूडेंट को एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में डिफरेंसेस पता नहीं कर पाते। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में डिफरेंस क्या है इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए, एसिमिलेशन है क्या? आपने A फॉर एप्पल, A फॉर अमेरिका भी हो सकता है, A फॉर अप्लाई भी हो सकता है, ठीक है ना। B फॉर बॉल भी हो सकता है, B फॉर बॉय भी हो सकता है, ठीक है ना। C फॉर कैट भी हो सकता है, ठीक है। और बच्चा जब P से आएगा, P फॉर पिंक भी हो सकता है, P फॉर साइकोलॉजी भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, एसिमिलेशन में बच्चा अपने स्कीमा के आधार पर नया ज्ञान प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है, बच्चा कुछ अपडेट करेगा बट उसका जो बेसिस होगा उसका स्कीमा होगा। कहने का मतलब ये है, A फॉर एप्पल है तो A फॉर अप्लाई भी होगा, P फॉर पिंक है तो P फॉर साइकोलॉजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा कहेगा साइकोलॉजी की स्पेलिंग S से स्टार्ट होगी, P से स्टार्ट नहीं होगी। उसका रीजन ये है, बच्चे का स्कीमा था जिस वर्ड होगा उसी से वर्ड होना चाहिए। ये बात उसे एसिमिलेशन में उस बात को ये ऐड करेगा बट उसे साइलेंट वर्ड की नॉलेज अभी नहीं होगी। इसका सिंपल सा रीजन है, बच्चे का कॉग्निटिव मैच्योरिटी बच्चे के अंदर इतनी नहीं आई। बात समझ रहे हैं? अगर आप अपना बचपन भी देखेंगे या अपनी उम्र भी देखेंगे तो साइलेंट वर्ड का खेल आपने बहुत ही एंड में अच्छे से हाइट होगा पर ऑनेस्ट नहीं होगा। तो एसिमिलेशन में यही और अकोमोडेशन में यही डिफरेंस है कि बच्चा स्कीमा के बेसिस पे नया ज्ञान प्राप्त करता है बट अपने स्कीमा में कोई बदलाव या चेंज
नहीं करता। एसिमिलेशन में भी न्यू नॉलेज ऐड होगी बट स्कीमा में चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए फॉर एप्पल होगा, अमेरिका भी होगा, अप्लाई भी होगा, के से काइट भी होगा बट के से नॉलेज नहीं होगा। बात समझ आ रही है? के से नॉलेज नहीं होगा क्योंकि क्या है बेटा, साइलेंट है, ठीक है ना। के से बच्चा बोलेगा काइट भी होगा, नॉलेज नहीं होगा, नाइफ भी नहीं होगा, ठीक है ना। स्कीमा में चेंज नहीं होगा बट न्यू नॉलेज क्या होगी बेटा, ऐड। न्यू नॉलेज में ऐड क्या है, जिसका प्रोनाउंसिएशन जिस वर्ड से हो रहा है वो वर्ड वैसा ही लिखा जाएगा, जिस अल्फाबेट से हो रहा है वो वर्ड वैसा ही लिखा जाएगा। साइलेंट वर्ड का खेल एक्सेप्ट बच्चा नहीं करेगा, अपने स्कीमा में भी चेंज नहीं करेगा, स्कीमा के बेसिस पे ही न्यू नॉलेज ऐड करेगा। अगला वर्ड है अकोमोडेशन बेटा, ठीक है ना। हिंदी में समायोजन भी कहते हैं, मेरी ये राय होगी, आप इंग्लिश में ही याद करिए। इंग्लिश में वर्ड के इतने मीनिंग्स नहीं बनते, सिनोनियम्स इतने नहीं बनते, मीनिंग एक ही रहता है और हिंदी में दुनिया भर के पर्यायवाची बन जाते हैं। देखिए अकोमोडेशन में जब कोई व्यक्ति नया ज्ञान प्राप्त करते समय अपनी योजना यानी स्कीमा में बदलाव करता है तो इससे मानसिक संरचना में सुधार होता है और कुछ नया जुड़ता है। एसिमिलेशन में जो बच्चा सीखेगा उसके स्कीमा में चेंज नहीं होगा, पर अकोमोडेशन में जो बच्चा सीखेगा उसके स्कीमा में चेंज होकर ही कुछ नया सीखेगा। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों में नया सीख रहा है, बट एसिमिलेशन में जो नया सीख रहा है उसमें स्कीमा में चेंज नहीं हो रहा और अकोमोडेशन में जो सीख रहा है उसमें स्कीमा में चेंज हो रहा है। कहने का मतलब ये है बच्चा एक्सेप्ट करेगा, पी से पिंक भी होता है और पी से साइकोलॉजी भी होता है, एच से हाइट भी होता है और एच से नॉलेज एच से ऑनेस्ट भी होगा, के से काइट भी होता है और के से बेटा नॉलेज भी होता है। प्रोनाउंसिएशन जिस अल्फाबेट से हो रहा है वो भी हो सकता है और यहाँ बच्चा साइलेंट वर्ड को भी एक्सेप्ट करता है। यही एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में डिफरेंस है। अगला वर्ड है बेटा इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और आपके सामने सहारा होता है उस सिचुएशन से निकलने का कि आप एसिमिलेशन का सहारा लेंगे या फिर अकोमोडेशन का सहारा लेंगे। कहने का मतलब ये है आपको लिखने हैं ए से स्टार्ट होने वाले 5 वर्ड, बी से स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड, ठीक है, या फिर एस से स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड। अगर आप उसमें एक वर्ड आता है कि एस से ऑनेस्ट होता है, आप ऑनेस्ट पे टिक करते हो कि हाँ होता है, तो आप अकोमोडेशन के हिसाब से अपना फैसला ले रहे हैं। या फिर आप ये कहते हैं कि एस से ऑनेस्ट नहीं होगा तो आप एसिमिलेशन का सहारा ले रहे हैं। तो इक्विलिब्रेशन एक सिचुएशन है जहां पे आपको अपने स्कीमा में अगर आप चेंज करते हैं तो अकोमोडेशन के हिसाब से करते हैं, अगर आप स्कीमा में चेंज नहीं करते और अपने नए ज्ञान को प्राप्त कर रहे होते हैं तो आप एसिमिलेशन का सहारा ले रहे हैं। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा बच्चा है, ठीक है ना, वो घर में सुनता आया था कि उसके पापा का कोई वकील पार्टनर था, तो सुनता आ रहा था बचपन से कि सारे वकील चोर होते हैं, सारे वकील चोर होते हैं, तो उसका स्कीमा क्या बन गया, सारे वकील चोर होते हैं। अब एसिमिलेशन में कुछ नया ऐड होगा पर बेसिस क्या रहेगा, आपका स्कीमा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा ये चीज कहेगा कि वकील के साथ साथ जज भी चोर होते हैं, ये उसका एसिमिलेशन बन गया। क्यों ऐसा एसिमिलेशन बना, क्योंकि जितने भी जज होते हैं पहले क्या होते हैं बेटा, वकील होते हैं। तो एसिमिलेशन में क्या बना, स्कीमा बच्चे ने चेंज नहीं करा, उसने कहा वकील चोर होते हैं साथ साथ जज भी चोर होते हैं। पर अकोमोडेशन में अगर जब बच्चा जाएगा तो अपने स्कीमा में चेंज करेगा, अपने स्कीमा में जब बच्चा चेंज करेगा वो कहेगा नहीं वकील चोर हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट जज चोर नहीं होते। तो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में ये डिफरेंस होता है कि स्कीमा एसिमिलेशन में चेंज नहीं होता, बच्चा न्यू नॉलेज सीखता है, और अकोमोडेशन में बच्चा स्कीमा में चेंज करके न्यू नॉलेज को सीखता है, ठीक है। इक्विलिब्रेशन का क्या सिचुएशन आ जाएगा, यहाँ पर बच्चे का कोई एक्सीडेंट हो गया, बच्चे से कहा गया कि आप केस करिए, आप कोर्ट जाइए। बच्चा कहता है नहीं मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि सारे जज चोर होते हैं और वकील भी सारे चोर होते हैं। तो बच्चे ने किसके बिहाफ पे सोचा, बच्चे ने एसिमिलेशन के बिहाफ पर सोचा। पर बच्चा कोर्ट जाता है, केस करता है और कहता है वकील थोड़े बहुत खराब हो सकते हैं पर जज सारे खराब नहीं। तो ये इक्विलिब्रेशन होता है जहां सिचुएशन होती है कि या तो आप एसिमिलेशन का सहारा लेंगे या फिर अकोमोडेशन का सहारा लेंगे। ये कॉग्निटिव प्रोसेस है जीन पियाजे का जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। पहले स्कीमा है, फिर एसिमिलेशन है, फिर अकोमोडेशन है, फिर इक्विलिब्रेशन है जो सिचुएशन बताता है कि आप किसका सहारा लेंगे। बात समझ आ रही है। हाँ, एक बात को और याद रखिएगा कि कई बार मेंटल स्ट्रक्चर को स्कीमा भी कह दिया जाता है। चलिए अब आते हैं जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी पे। देखिए जीन पियाजे ने जो अपनी कॉग्निटिव थ्योरी दी है, ठीक है ना, जीन पियाजे को इतना
कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट में अप्रिशिएट किया जाता है। उनका इतना बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि उनकी थ्योरी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। और मनोवैज्ञानिकों क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने कभी किसी ने जानवर पर रिसर्च करी, ठीक है ना, किसी ने दूसरों के बच्चों पर रिसर्च करी। जो उनका रिसर्च करने का मॉडल था, जो उनका नमूना था, वो बहुत ही ऑथेंटिक था। उन्होंने अपने बच्चों पे ही रिसर्च करी। उनके 4 बच्चे थे, उन्होंने अपने पे ही रिसर्च, 3 बच्चे थे, उन पे रिसर्च करी ना, और उनकी हेल्प उनकी वाइफ ने करी, ठीक है ना। इस थ्योरी को जब एज ए रिसर्चर के तौर पे रिसर्च कर रहे हैं, आइए देखते हैं इनकी थ्योरी को। इन्होंने 4 स्टेज दिए हैं। पहले स्टेज की बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, इसकी बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की, ठीक है ना। आपको पता चल गया कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है ना, खुद के बच्चों पे रिसर्च करी है, ठीक है ना। 4 स्टेप है, ठीक है ना। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो ये 4 स्टेप है, बच्चा इसे धीरे 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 करके प्राप्त करता है, एकदम ही से नहीं, ठीक है ना। पहले स्टेज की बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब होता है सेंसस। आपको पता है हमारी 5 सेंसस होती है, ठीक है, हो गया, टंग हो गया, हैंड हो गया। भाई सिंपल सी बात है, हम कोई भी चीज जब सीखते हैं तो हमारी सेंसस में इन्वॉल्व होती है इस स्टेज में। और आपको चीज और मुझे की बात बताऊं, जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो हमने सेंसस के बेस पर ही किया है। और किसी भी चीज को सीखने में जितनी ज्यादा सेंसस इन्वॉल्व होगी उतना सीखना आसान हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा, मैंने देखा मैं भूल गई, मैंने सुना मैं भूल गई, मैंने पढ़ा मैं भूल गई, बट मैंने देखा, सुना और छुआ मुझे याद रहा। कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा सेंसस इन्वॉल्व होगी, जितना लर्निंग बाय डूइंग होगा, उतना ज्यादा सीखना आसान हो जाएगा। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज पहला है रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि जब बच्चा इस उम्र में होता है 0 से 2 साल में, वो अपने हाथ पैर हिलाता है, जो स्वाभाविक, बट जो अपने हाथ पैर हिला रहा है उसका कोई अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट ये बाद में ऑब्जेक्टिव जरूर बने, ठीक है ना। ये कीवर्ड है, लिख लीजिए, रिफ्लेक्स एक्शन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन था, हाथ पैर हिलाना, वो बाद में हो गया गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चे का स्वभाव था हाथ पैर हिलाना, ठीक है ना। पलंग पे एक चीज रखी थी, ठीक है ना, पलंग पे एक चीज रखी थी, बच्चा पहले ऐसे ही हाथ पैर हिलाता था। बाद में जो बच्चा वो हाथ पैर हिला रहा था, उसने उस चीज के पास पहुंचने की कोशिश करी, उसको उठाने की कोशिश करी, तो जो उसका हाथ पैर हिलाना स्वाभाविक था, वो बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया। अगला वर्ड है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है वस्तु स्थायित्व। इसे आप कह सकते हैं आउट ऑफ माइंड कब होगा, जब वस्तु आउट ऑफ साइड हो जाएगी। किसी भी चीज का अस्तित्व तभी तक है जब वो चीज उसके सामने है। कहने का मतलब ये है, छोटा बच्चा है, रिश्तेदार आते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं। जब छोटा बच्चा होता है, कोई हाथ में पैसे पकड़ाता है, कोई चॉकलेट पकड़ाता है, मम्मी उन पैसों को जब छीनती है तो बच्चा रोता है, ठीक है ना। मम्मी कहती है ये पैसा तेरा कबूतर ले गया, और पीछे रख लेती है अपना हाथ। वो चीज बच्चे की आंख से जब ओझल हो जाती है तो बच्चा मान लेता है कि हाँ भाई सच में कबूतर ले गया। ये क्रिया 9 महीने तक चलेगी कि किसी ने पैसा दिया, किसी ने चॉकलेट दी, मम्मी ने छीना और कह दिया कबूतर लेके, हाथ उसने पीछे कर लिया। बट जब बच्चा ये 10 महीने का होगा और मम्मी पैसा छीन के कहेगी कबूतर ले गया, बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, पीछे मुड़ेगा और कहेगा तो नहीं, पर ये कह लीजिए कि बच्चा कहेगा कि इस मेरा सारा सामान वापस दो, कोई कबूतर लेके नहीं गया, वो कबूतर आप ही। तो आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट चलेगा 9 महीने तक। 9 महीने के बाद बच्चा क्या समझेगा कि आंख से ओझल होने के बाद किसी भी चीज का अस्तित्व खत्म नहीं होता। अगला है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करना। देखिए इस उम्र में बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है ना। नकल करने का मतलब है कि किसी भी को कॉपी करना। बच्चा किसी को कॉपी करने का मतलब यहाँ पे अपने घर वालों को कॉपी करना। जैसे दादी बात करते करते खांसती है तो बच्चा वैसे हल्का हल्का खांस सकता है। 1.5-2 साल का बच्चा जैसे जैसे पापा चाबी घुमाते हैं हाथ में, वैसे ही बच्चा चाबी घुमाने की कोशिश कर सकता है। तो बच्चे अनुकरण करके यहाँ पर सीखते जैसा उनका स्वभाव होता है, ठीक है। बच्चों के ज्ञान का आधार उनकी इंद्रियां होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। बच्चे देखकर, सुनकर, छूकर चीजों को सूखते हैं, ठीक है ना। चिल्ड्रन बिहेव थॉट मोटर एक्टिविटी। देखिए बच्चा यहाँ पे मोटर एक्टिविटी करता है। मोटर एक्टिविटी में इस बात का ध्यान रखिएगा, मोटर एक्टिविटी 2 तरीके की होती है, ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरी फाइन मोटर स्किल या एक्टिविटी। देखिए ग्रॉस मोटर स्किल आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में होती है, फाइन मोटर स्किल या एक्टिविटी आपकी बेटा अर्ली चाइल्डहुड में या चाइल्डहुड में देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है, ग्रॉस मोटर वो होता है जिसमें बच्चा पूरी अपना
शोल्डर हिलाए, ठीक है ना, अपनी पूरी बॉडी को हिलाए या एक बॉडी का मेजर पार्ट हिलाए, ठीक है ना। और फाइन मोटर स्किल वो होती है जहां बच्चा सिर्फ अपनी उंगलियों से काम लेता है, हाथ की या फिर पैर की। बॉल को फेंकना, क्रिकेट खेलना, स्विमिंग करना, ये ग्रोस मोटर स्किल है, ठीक है ना। किसी भी चीज को फेंकने में ग्रोस मोटर स्किल लगेगी, ठीक है ना। स्विमिंग करने में ग्रोस मोटर स्किल लगेगी, क्रिकेट खेलने में ग्रोस मोटर स्किल लगेगी, फुटबॉल खेलने में ग्रोस मोटर स्किल लगेगी। तो इस उम्र में बच्चा ग्रोस मोटर स्किल के ही कार्य करता है, एक्टिविटी के कार्य करता है। फाइन मोटर स्किल वो चाइल्डहुड में करना चालू करता है, जिसमें लिखना सबसे बड़ी चीज है, जिसमें ड्राइंग सबसे बड़ी चीज है, पेंटिंग जिसमें सबसे बड़ी चीज है। तो ये मेरिट को ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे किस उम्र में ग्रोस मोटर स्किल करते हैं, ठीक है ना, या ग्रोस मोटर एक्टिविटी करते हैं, तो उसका आंसर होगा सेंसरी मोटर स्टेज। जब ये कह दी जाए बच्चे किस उम्र में फाइन मोटर एक्टिविटी करते हैं, तो देन उसका आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड। इस बात को ध्यान रखिएगा, अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्डहुड, ठीक है। बच्चों की सहज क्रिया प्रयास क्रिया बदल जाती है। भाई सिंपल सी बात है बेटा, बच्चा जो ग्रोस मोटर एक्टिविटी कर रहा है, गेंद फेंकना, ठीक है ना, वो स्टार्टिंग में इतना परफेक्टली नहीं फेंक पाता, पर जैसे जैसे जो सीखने का प्रयास करता है उसको थोड़ा परफेक्टली फेंकने लगता है। उनके अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, अर्थात बच्चों को बड़ों की नकल करते हैं। अगला मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये कब पाया जाता है बेटा? 8 महीने तक के बच्चे में पाया जाता है। 9वें महीने तक आते बच्चा क्या कहता है कि आउट ऑफ साइड होने से कोई वस्तु का अस्तित्व खत्म नहीं होता, ठीक है ना। 8 महीने तक ये कॉन्सेप्ट रहता है, 9 महीने तक नहीं, 8 महीने तक। कई किताबों में 9 महीने भी मिल जाएगा, बट इसमें आप ये मान के चलिए 8 या 9 महीने दोनों ही मान के चलिए, बट ऑप्शन में अगर प्रेफरेंस देनी हो तो आप 8 महीने को प्रेफरेंस दीजिएगा। और जीन पेजी की एक फेमस स्टेटमेंट है बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज। कहने का मतलब ये है बच्चे अपनी क्रियाओं से, समाज में एक्टिविटी करके, इन्वायरमेंट में एक्टिविटी करके, उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनकी एक्टिविटी का दायरा बढ़ता रहता है, और क्या करते हैं बेटा, अपनी नॉलेज को बिल्ड करते हैं। अब आते हैं सेकंड स्टेज पे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज है? प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे 2 पार्टों में स्टेट डिवाइड किया जाता है। इसे 2 से 7 कर दीजिएगा बेटा, 2 से 7 देखते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज को 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्री कंसेप्चुअल स्टेज, 2 से 4। प्री कंसेप्चुअल स्टेज होता क्या है? यहाँ पे देखिए बेटा कॉन्सेप्चुअल लिखा हुआ है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है किसी भी चीज की बेटा अवधारणा आपको समझ आनी चाहिए, किसी भी चीज की अवधारणा आपको पता होनी चाहिए। ये अवधारणा बनने से पहले की स्टेज होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बनने से पहले की स्टेज होती है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं 4 टायर की बात करूं तो मैं अगर 4 टायर को बाइक कहूंगा तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि कार की अवधारणा आपके अंदर पूरी समाहित हुई है। आपके अंदर पता है 4 पहिए का मतलब कार ही होगा। 2 पहिए की बात करूंगा तो आपको 2 पहिए का मतलब 2 व्हीलर ही होगा। क्यों? उस कॉन्सेप्चुअल से आप परिचित हैं, ठीक है ना। पर वो कॉन्सेप्चुअल आपके अंदर डेवलप हुआ है, आपने उसमें ऑब्जर्व करके डेवलप किया है, ठीक है। तो प्री कंसेप्चुअल क्या है? यहाँ पे कंसेप्चुअल अभी डेवलप नहीं हुआ, डेवलप होना बाकी। इस अवस्था में बच्चे बहुत अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन आर वेरी क्यूरियस एंड आस्क ए लॉट ऑफ क्वेश्चन। देखिए पहली बात तो ये कि इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे यहाँ पे क्यूरियस है तो पहले क्यूरियस नहीं था। बच्चे जन्म से ही क्यूरियस है। इस स्टेज में बच्चे ज्यादा क्यूरियसिटी इसलिए दिखाता है क्योंकि बच्चा क्वेश्चन पूछने लगता है। ये क्यों, क्या, कैसे, WH फैमिली की स्टेज होती है। बट सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या है? क्यूरियस है। बट सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चा क्यूरियोसिटी दिखाता है वो चीजों को खोल के, चीजों को तोड़ के, हर चीज को बच्चा चाटना चाहता है, खाना चाहता है, मुंह में लेना चाहता है। वो क्यूरियस है कि ये क्या चीज है, वो चीज को जानना चाहता है। तो क्यूरियोसिटी सेंसरी मोटर स्टेज में भी है और आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी। प्री ऑपरेशनल स्टेज के 2 पार्ट होते हैं। पहला प्री कंसेप्चुअल स्टेज में भी वो आपका पार्ट इन्वॉल्व है क्यूरियोसिटी का। पर प्री कंसेप्चुअल में क्या है बेटा? मैंने आपको पहले बता दिया था, ये अवधारणा बनने से पहले की अवस्था है। तो बच्चा क्यों या क्या और कैसे ये क्वेश्चंस पूछता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका, क्यों क्या कैसे का, बिल्कुल लाइव एग्जांपल देता हूं। एक छोटा सा बच्चा था, 3 साढ़े 3 साल का होगा, मेट्रो में था, ठीक है ना। अपनी मम्मी से पूछा तो मम्मी मेट्रो कैसे चलती है। बिल्कुल लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। तो मम्मी ने कहा ड्राइवर चलाता है। फिर बच्चे ने पूछा मम्मी ड्राइवर कैसे चलाता है। तो फिर मम्मी ने कहा ड्राइवर इसे बिजली से चलाता है। तो ये बच्चे ने पूछा मम्मी बिजली कहां से आती है, ठीक है। तो माँ ने कहा चुपचाप बैठ जा, तेरे पापा तुझे बताएंगे। तो बच्चे की इस क्यूरियोसिटी को आपको दबाना नहीं है।
डांटना नहीं है, जबकि इसे डेवलप ही करना आपका काम है। वो बच्चा है, उसे एक बार चीजें भी समझ नहीं आएगी, उसे पता नहीं बिजली क्या होती है, ठीक है ना। तो उसके मन में जो जिज्ञासा है उसको आपको शांत करना है, उसको दबाना नहीं है। अगर आप उसकी जिज्ञासा को दबाते हैं, मारते हैं, तो सिंपल सी बात है बेटा, वो बच्चा जब स्कूल जाएगा क्वेश्चन पूछने से घबराएगा। क्यों? क्योंकि मेरे क्वेश्चंस फालतू के होते हैं, मेरी माँ ने मुझे इसलिए ही डांटा था, मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछूंगा तो सर मुझे डांटेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्यूरियोसिटी ही जन्म देती है क्रिएटिविटी। जो जितना ज्यादा बेटा क्यूरियस होगा उतना ही क्रिएटिव बनेगा, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको और बता दूं, क्रिएटिविटी डेवलप करने की उम्र 6 साल तक होती है, कि 6 साल तक उम्र तक आप क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं। अगर इस उम्र में बच्चे की अपनी क्रिएटिव चीजों को दबा दिया, मार दिया, तो बच्चा आपका क्रिएटिव नहीं बन पाएगा। जन्म से हर बच्चा क्या होता है बेटा? क्रिएटिव होता है। जन्म से हर बच्चा क्या होता है? क्यूरियस होता है। जन्म से हर बच्चा इंटेलिजेंसी लेके पैदा होता है। ये सब डेवलप कहाँ करनी है? इन्वायरमेंट में। जीन पैजे में ही तो बताना चाहते हैं कि इन्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बुद्धि, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी बच्चा लेके पैदा हुआ है, बच्चा जिज्ञासा लेके पैदा हुआ है, बच्चा रचनात्मकता लेके पैदा हुआ है, बच्चा बुद्धि लेकर पैदा हुआ है। डेवलप कहाँ करना है? इन्वायरमेंट में। और अर्ली पीरियड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 साल तक का। इस अवस्था को बेटा खोज अवस्था भी कहते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो आपकी अवस्था है, जो ये आपकी अवस्था है, प्री कंसेप्चुअल स्टेज की अवस्था है। यहाँ पे बच्चा क्या बनाने की कोशिश करेगा? कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेगा, अवधारणा बनाने की कोशिश करेगा, इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें मौजूद है सबको जानने की कोशिश करेगा। तो डिस्कवरी का मतलब ये है चीजों को जानना, छूना, समझना कि उसके पीछे का कारण क्या है, WH के क्वेश्चंस पूछना।